हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपके इस नए लेक्चर में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। अपने इनकम टैक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या होने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि क्या आप इनकम टैक्स में किसी को भी टैक्स कर देंगे? क्या मुझे आप टैक्स कर सकते हैं या आपको क्या इनकम टैक्स कर सकता है? तो सवाल ये उठता है कि टैक्स किस किस को करें, पता तो चले कि किसको टैक्स करना है। क्या कोई भी चल रहा है उसको पकड़ के बोलेंगे कि भाई आज अभी तेरा टैक्स काट लेते हैं, या तुझे टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आ जाएगा एकदम से आपके स्कूल जाते हुए बच्चे को बोल देगा कि भाई चल तेरा भी टैक्स, तुझे भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि तू बहुत चॉकलेट खाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर किसी भी बंदे को जो काम ही नहीं कर रहा है, क्या उसको भी टैक्स कर दें? तो बहुत सारे सवाल आएंगे कि यार टैक्स करें किसको। तो इनकम टैक्स ने क्या किया कि कुछ डेफिनेशंस दिए एक्ट में, और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डेफिनेशन हमेशा सेक्शन 2 में होता है। तो उसमें ये बता दिया कि भाई हम आपको बताएंगे कि वो कौन से पर्सन होंगे जिनको हम टैक्स करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या आ जाता है? पर्सन। ये पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन से लोग कवर हो जाएंगे। अगर आपको पर्सन की डेफिनेशन का आइडिया लग गया और आपने पर्सन की डेफिनेशन को जान लिया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि भाई हम किस किस को टैक्स कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। और क्या है, जैसे कि असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या क्या होता है? नाम से तो ये सुनने में लग रहा है यार ये तो पिछला साल होगा, बट दोस्तों टैक्स में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स यूज होता है। जैसे कि आप अगर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में जो है वो हम क्या बोलते हैं कि भाई, तो दोस्तों जैसे हम अकाउंटिंग में क्या देखते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग होती है, और फाइनेंशियल ईयर कहाँ से शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ऐसे ही अगर हम फाइनेंशियल ईयर को भी जब हम नहीं जानते थे तो हमारे लिए कौन सा साल होता था, उसे बोलते थे कि भाई जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर। ऐसे ही इनकम टैक्स को आप पढ़ने जा रहे हैं और इनकम टैक्स को जानने जा रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इनकम कमाते हैं या इनकम जनरेट करते हैं, जिसमें आपको इनकम रिसीव किया जाता है या इनकम एक्रू हो जाती है। अब जैसे अभी हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं? 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और 31 मार्च 2022 तक चलेगा। ये अपने आप में एक फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। मेरी सैलरी इनकम हो रही है, आपकी इनकम हो रही होगी, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो रही होगी। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हैं, इसी को इनकम टैक्स में बोलते हैं प्रीवियस ईयर। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर जब इसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं तो हमने अगर इसको जनरल सेंस में बात करें तो ये प्रीवियस मतलब पिछला साल होता है। तो दोस्तों ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे कमा रहे हैं या इनकम अर्न कर रहे हैं, उस पे जो टैक्स देना है वो सेम ईयर में नहीं देना है। मुझे 21-22 जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का जो साल चलेगा, मैं इसमें जितना भी कमाऊंगा मुझे टैक्स अभी नहीं दे देना है, या इसी साल में नहीं देना है, इसी फाइनेंशियल में मुझे टैक्स देना है 1 अप्रैल 2022 के बाद, 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो जिस समय हम 1 अप्रैल 2022 के बाद अपने टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे, यार पिछले साल में मैंने ये कमाया, तो उस कंप्यूटेशन के नज़र में या इस कंप्यूटेशन के रेफरेंस में बोला जा रहा है कि भैया टैक्स की कंप्यूटेशन तो 1 साल बाद हो रही है, और उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि मैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की। मैं 1 अप्रैल 2022 के बाद जब बैठूंगा अपनी कंप्यूटेशन करने के लिए, अपनी इनकम कंप्यूट करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं कब किस चीज़ की कंप्यूटेशन कर रहा हूँ? मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर की, पिछले साल की कर रहा हूँ। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर इसका नाम रखा गया है। तो अब आपके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये प्रीवियस ईयर होता है क्या। प्रीवियस ईयर बेसिकली वो ईयर है जिसमें आपने इनकम अर्न किया है, जिसमें आपने इनकम अर्न किया है। तो सर वो असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें बैठ के आप अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप बैठ के इनकम कंप्यूट करते हैं अपने पिछले साल का, अपने प्रीवियस ईयर का। तो अगर हम एग्जांपल लें,
1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक अगर मैं बोल दूं कि ये प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जैसे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, तो ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर है और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, इसका क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है। बुक से भी देख लेंगे कि क्या वहाँ दिया गया, ताकि आप जब बुक से पढ़ें तो आपके दिमाग में इसका एक ओवरव्यू होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। और देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या हो सकती है। एक है असेसी। असेसी वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे हो, और अगर सुना है तो अच्छी बात है। असेसी मतलब होता है, अब अगर हम देखें इसका सिंपल इन जनरल सेंस में इंग्लिश में, असेस का मतलब क्या होता है? ASSESS। असेस मतलब होता है जांचना, किसी भी चीज़ की को जांचना। तो अब असेस से बना असेसी। तो जिस व्यक्ति की जांच की जा रही है, जिस पर्सन की जांच की जा रही है, वो क्या बन जाएगा? असेसी। तो इनकम टैक्स में असेसी उनको बोला जाता है जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया या जिनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, जिन्होंने इनकम अर्न किया है और उन पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, तो उन व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? उन व्यक्तियों को बोलेंगे असेसी। तो असेसी उन पर्सन को बोल देंगे जो लायबल हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है टैक्स जमा करने की, टैक्स पे करने की, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। हर कोई असेसी तो हो नहीं सकता। अगर मुझे इनकम टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं तो असेसी बन ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि सर असेसी कौन कौन बन सकते हैं? तो वो मैंने बताया कि आपको असेसी वो पर्सन होगा, और वो पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स ने बताया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, और अब एक अलग अलग केसेज होंगे, अलग अलग सिनारियो में हम समझेंगे प्रीवियस ईयर को भी, असेसमेंट ईयर को भी, एसएससी को भी, और अपने कैजुअल इनकम भी एक कॉन्सेप्ट रहता है। कैजुअल इनकम क्या होती है? भैया आपने लॉटरी खेल ली, या लॉटरी से आपने, या कोई जुआ हो गया, बैटिंग है या गेमिंग है, तो वो सब कैजुअल, जो आपका बिजनेस नहीं है, कैजुअली इनकम अर्न कर लिया, वो कैजुअल इनकम है। उसको टैक्स कैसे करें, कब करें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलते हैं अपनी किताब की तरफ और बढ़ते हैं आज के आगे लेक्चर में। तो दोस्तों, हम लोग हैं पेज नंबर 6 पर, पेज नंबर 6, चैप्टर नंबर 1। अब इसमें डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहला डेफिनेशन क्या है? पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन हमेशा कौन सी सेक्शन होती है? सेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन क्लॉज 31। ये सबसेक्शन नहीं है, ये क्या है? क्लॉज 31। द टर्म पर्सन ये आपको बताएगा कि भाई कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम टैक्स कर सकते हैं इनकम टैक्स में। तो पर्सन में कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल हैं, तो ये कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति। दूसरा, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? जैसे कि 4 लोग हैं, चारों मिलके एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, और वो चारों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका एक मेन जो बंदा होता है, जैसे उसे कर्ता बोलते हैं, वो कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है, और चारों के चारों मिलके सारी मेहनत करते हैं। तो ऐसे कॉमन बिजनेस को क्या बोलते थे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फर्म, ये फर्म क्या है? ये जितने भी हम देख रहे हैं बिजनेस करने के तरीके हैं। फर्म मतलब ये होता है कि जैसे कि 2 लोग 4 लोग मिलके पार्टनरशिप में कोई काम कर लेते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। यहाँ पे फर्म बस लिखा गया है, लेकिन इनका कहने का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट है एक कंपनी तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कंपनी बना के बिजनेस करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड, अगर किसी के कंपनी किसी बिज़नेस के नाम के आगे अगर प्राइवेट लिमिटेड लगा हो या फिर लिमिटेड लगा हो, तो समझ लीजिए वो कंपनी है। किसी का हो कि अमित एसोसिएट्स है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा ये फर्म है या इंडिविजुअल है। वो उसके GST के रजिस्ट्रेशन से, पैन से पता लग जाएगा। नेक्स्ट है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कई लोग क्या होते हैं, 5 लोग मिलकर अपना बिजनेस कर लिया और ख़त्म कर लिया, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट था, ख़त्म कर लिया, रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं, इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। इसको क्या बोलते हैं?
AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, मतलब कि वो रजिस्टर्ड हो कहीं पे या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक है ए लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होती है, जैसे कि आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं, MCD है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसे BMC, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये सब क्या लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं, जो लोकल टैक्स कलेक्ट करते हैं। और आगे दिया हुआ है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी। जैसे कि कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है, जैसे कंपनी है, वो कंपनी भी क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। मतलब अगर कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप कंपनी पे केस करेंगे, क्योंकि कंपनी को एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना गया है। कंपनी से आप क्लेम कर सकते हैं, कंपनी की भी असेट्स होती हैं, लायबिलिटी होती हैं। तो लेकिन जो सर बात तो ये आएगी कि कंपनी तो यहाँ कवर्ड है, तो फिर अलग से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थाएं हैं जो उस कंपनी में तो कवर्ड नहीं हो रही, जैसे एग्जांपल में बताया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो पहले कहीं कवर नहीं है और वो यहाँ कवर हो रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि ये सारे के सारे पर्सन हैं। तो पर्सन जहाँ जहाँ हम देखेंगे पर्सन के बारे में, तो ये पर्सन में आपके ये सारे के सारे लोग आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये पर्सन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं असेसी। असेसी मतलब कौन, जो टैक्स देने के लिए लायबल है, जिसने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ लॉस हो गया उसको, या फिर कुछ बिजनेस चला रहा है, तो वो सब जिसको भी इनकम टैक्स बोलेगा कि भैया हम तेरे टैक्स की कंप्यूटेशन करेंगे, तेरे इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे, वो असेसी होगा। तो असेसी, ऑल असेसी, एन असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स, जो टैक्स पे करने के लायबल है, चाहे वो दे या ना दे, चाहे वो रिटर्न भरे ना भरे, मतलब डिटेल दे ना दे गवर्नमेंट को, लेकिन वो लायबल तो है। हु इज़ लायबल टू पे एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर दिस एक्ट, चाहे वो टैक्स तो देने लायक नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बनता है, पेनल्टी बनता है, वो सब असेसी माने जाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, या वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, असेसमेंट हो रही है। प्रोसीडिंग्स मतलब क्या होता है कि केस चलना, तो जिसके खिलाफ कोई केस चल रहा है इनकम टैक्स एक्ट में, वो भी असेसी कहलाया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम और सच अदर पर्सन, उसका टैक्स तो नहीं बनता, लेकिन उसने कोई ऐसा टैक्स जमा किया हुआ है जिसका इनकम टैक्स में उसको रिफंड बनता है। टैक्स की उसकी लायबिलिटी नहीं है, बट उसको रिफंड बन रहा है, किसी भी रीजन से रिफंड बन रहा है, तो रिफंड बन रहा है तो भी वो असेसी कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और कोई भी व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स बोल देगा कि तुम मान लिए जाओगे असेसी, डीम्ड, तो वो असेसी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफ़ॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन। अब कोई बंदा है, किसी बंदे को लॉ को फॉलो करना था, उसने फॉलो नहीं किया, तो उसको बोला जाएगा डिफ़ॉल्टर। तो उसको जो भी व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स ने बोल दिया यू आर असेसी इन डिफ़ॉल्ट, तो असेसी इन डिफ़ॉल्ट भी होगा। डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, प्रोविज़न को नहीं फॉलो कर रहा है, वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, और उसको भी हम क्या बोल देंगे, असेसी। उसको भी क्या कहेंगे हम, असेसी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दी गई है। एक सेकेंड, नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम नाम से ही ऐसा है कि भाई कभी कभी कोई इनकम हो जाए जो बार बार ना हो, रिकरिंग नेचर का ना हो, नॉन रिकरिंग नेचर का हो, जो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो उसे बोलते हैं कैजुअल इनकम। तो एनी रिसीट विच इज़ ऑफ अ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर इज़ कैजुअल इनकम। कोई भी ऐसी रिसीट हो गई, इनकम हो गई जो कैजुअल है, कभी कभी है, और जो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता, उसको ऐसे नेचर वाले इनकम को बोलते हैं कैजुअल इनकम। इट इज़ एन इनकम द रिसीट ऑफ विच इज़ एक्सीडेंटल एंड विदाउट अ स्टिपुलेशन। कोई उम्मीद नहीं होती ऐसे इनकम की, जो ऐसे मतलब कोई ऐसी अचानक से कोई घटना घट गई और उस वजह से हमारी इनकम हो गई, तो वो मान लिया जाता है कैजुअल इनकम। इट इज़ इन नेचर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड वाइंडफॉल। जैसे कि
बारिश कभी भी आ सकती है, कोई उम्मीद नहीं होती, कई बार होता है कि बिना उम्मीद के ही बारिश होगी, तो वैसे ही इसको इन्होंने कंपेयर करके लिखा गया। इट इज़ नेचर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड वाइंडफॉल। ये किस नेचर का होता है? जैसे कि बारिश अचानक से होती है, उसी नेचर से ये इनकम भी मानी जाती है। अब देखते हैं कि कैजुअल इनकम में और क्या चीज़ें इन्होंने कवर की है। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इस टॉपिक को फिर ख़त्म करते हैं। तो एग्जाम्पल, एक सेकंड दोस्तों, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल दिया गया सही है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, कार्ड गेम से, एनी अदर गेम से। एक बार ये पढ़ लीजिएगा, जो भी वन टाइम है कि जीत लिया तो ठीक है। रिसीट इवन फ्रॉम हैबिचुअल बैटिंग और नॉन रिकरिंग रिसिप्ट। हाँ, किसी की अगर आदत ही है जुआ खेलने की, आदत ही है कोई काम करने की, बट फिर भी उसको माना जाएगा ये कैजुअल इनकम ही है। थर्ड, प्राइज, कोई प्राइज़ आपको मिल गया, प्राइज अवॉर्डेड फॉर कॉइन कलेक्शन और स्टैम्प कलेक्शन। लोग क्या करते, पुराने पुराने कॉइन कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प कलेक्ट करते हैं पुराने ज़माने के, और फिर उसके बदले उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है। ये सब कैजुअल इनकम है। तो ये 3 टाइप के कैजुअल इनकम है जो यहाँ कवर हो जाएंगे। अब कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड, सवाल तो ये उठता है कि सर घर भी तो हम कभी कभी बेचते हैं, तो क्या वो भी कैजुअल इनकम होगी? तो नहीं, उन्होंने कुछ एक्सेप्शन बता दिए कि भैया कैपिटल गेन, असेट को बेचने से अगर कुछ भी होता है तो वो कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन होगा वो कैजुअल इनकम नहीं मानी जाएगी। सेकंड, रिसीट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। जो आपका बिजनेस ही है, जो आपका प्रोफेशन ही है, उससे चाहे पैसा कभी भी कभी मिले तो भी वो कैजुअल इनकम नहीं मानी जाएगी। रिसीव्ड बाय वे ऑफ एडिशन टू रिम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉई, जैसे कि एम्प्लॉय की कोई सैलरी इनकम हो रही है, उसमें कुछ ऐड कर दिया कि भाई अब से तुझे इतना पैसा दिया जाएगा, तो वो भी कैजुअल इनकम नहीं है। वॉलंटरी पेमेंट रिसीव्ड इन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑक्यूपेशन, जैसे आपने किसी को टिप्स दे दिया, ऑर्डिनरी वे ऑफ टैक्सी ड्राइवर को कोई टिप दे दिया, इस तरीके से अगर उसको कुछ ज़्यादा इनकम अर्न हो गई तो वो सब कैजुअल इनकम में नहीं आ जाएगा। तो हम लोग पेज नंबर 6 पे थे दोस्तों, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेज नंबर 7। देख लेते हैं पेज नंबर 7 पे क्या टॉपिक कवर किया गया है। तो पेज नंबर 7 पे है प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कर सकें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ।